गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 7 2022। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन सिनेमा के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्चुअली आज किसी न्यूज़पेपर में नहीं आया है, ये एक्चुअली आज के दिन वाले सेक्शन में आया है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे, इंटरेस्टिंग रहने वाला, मजेदार रहेगा। आरबीआई और फॉरेक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इंडिया ट्रेड डेफिसिट, ये एक्सप्लेनर सेक्शन से आज इसको उठाया गया है, यहाँ से इसको पढ़ेंगे। रूल ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, इसको भी देखेंगे, ये भी आज के एक्सप्लेनर सेक्शन से ही लिया है। डीजीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, पहले हम लोगों ने डीजीसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है। एमएसपी के बारे में पढ़ेंगे, रिपीटेड सा है, लेकिन दो चार चीजें इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं थोड़ा रिवीजन के पर्पज से बेसिकली। ठीक है, एमएसपी क्या होता है, इसका पर्पज क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, कौन इसको कैलकुलेट करता है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख सकते हैं। जीएसटी एंड इम्प्लीमेंटेशन, और ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन, इकोनॉमी से लिया गया है। तो थोड़ा सा इसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पहले जीएसटी वगैरह की, तभी इसको हम लोग समझ में आ सकता है। बेसिकली आर्टिकल का पर्पज ये है कि जीएसटी से पहले इन्फ्लेशन का क्या हाल था इंडिया में और जीएसटी के बाद इन्फ्लेशन का क्या हाल हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताता है। फिर हमारे पास एक दो एमसीक्यूज भी हैं और देन वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स आल्सो, राइट। तो एक बार सीधा चल पड़ते हैं, लेकिन आगे चढ़ने से पहले आगे बताता हूं, इस ट्रेन की यात्रा जो है बिना लाइक के शुरू नहीं होगी, तो वीडियो को लाइक करें, उसके बाद आगे बढ़ें। मुझे पता है अगर एनालिसिस देखते हो तो आपको वीडियो अच्छा लगता ही होगा, नहीं लगता डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लाइक करो या डिसलाइक करो, कमेंट करो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ भी करो, उसके बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो हमारी एनालिसिस जो है वो रेगुलरली देखते हैं, तो हमें अपना पता होना चाहिए स्टूडेंट्स का, है ना। देखिए 3-4 हजार लोग एनालिसिस देखते हैं, जिनमें से 300-400 लाइक आते हैं, यार ये कोई बात हुई, है ना। तो थोड़ा सा बढ़ाइए लाइक वाला काउंट। खैर, तो एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं आज न्यूज क्या है फ्रंट पेज पे। तो सबसे पहले न्यूज जो है स्पाइस जेट से ही आती है। भाई आजकल हमारा डर लगता है ये न्यूज सुन के ना, बहुत डर लगता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि काफी ज्यादा जो है ट्रैवल करना पड़ता है मुझे अपने क्लासेस के पर्पस वगैरह से। तो कभी स्पाइस जेट, कभी इंडिगो वगैरह, तो मोस्टली तो मैं इंडिगो में ही ट्रैवल करता हूँ, बट स्टिल आजकल ना केस बड़े बढ़ रहे हैं यार, है ना। थोड़े समय पहले स्पाइस जेट की एक न्यूज आई थी कि उससे जो है वो काफी ज्यादा उसके अंदर जर्क आने लगा, तो उसकी जो है वो खिड़कियां वगैरह में भी जो है क्रैक पड़ गए थे। और इस तरह की कितनी न्यूज आती हैं। केरला में जो केस हुआ था, रनवे से उतर गया था जहाज, है ना, कितने सारे केस आते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ, स्पाइस जेट को इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कराची के अंदर लेनी पड़ी। तो बड़ा डर लगता है सुन के इन सारी चीजों को, लेकिन ये कुछ सेफ्टी रीजंस आजकल कुछ फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं हमारे। आपको मैं बताता चलो कि हमारी एयरलाइंस वगैरह के अंदर 25% से ज्यादा, मैंने एग्जैक्टली फैक्ट चेक नहीं किया है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि 25% से ज्यादा जो प्लेन्स हैं वो सेकंड हैंड लिए हुए हैं। इससे ज्यादा भी परसेंटेज हो सकती है। तो सेफ्टी का जो भी काम होता है वो डीजीसीए करता है ना। बहुत बार सुनते होंगे आप डीजीसीए क्या है क्या नहीं है। अगर आप क्यूरियस एनफ हो तो आपने गूगल पे सर्च किया होगा कि डीजीसी भैया है क्या, नहीं किया होगा तो आज आपको बता देता हूं। तो पर्टिकुलर केस वगैरह आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, एक आधा एग्जांपल आप याद कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो डीजीसी क्या है, थोड़ा सा मैंने पहला आर्टिकल आज यही लिया है। तो कहाँ है हमारा डीजीसी भैया, ये है हमारा, ये तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज हो गया। डीजीसी के बारे में जो है एक छोटा सा आर्टिकल मैंने, हाँ ये रहा डीजीसी। तो डीजीसी क्या स्टैट्यूटरी बॉडी, आपको पता होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। सबसे पहले तो सीधा प्रीलिम्स में यही पूछ लेता है आपसे, छोटी सी चीज, अंडर एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 के अंडर में इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये क्या करता है, जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, ऐसे इंसिडेंट होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है। बेसिकली जो सेफ्टी सिक्योरिटी होती है उसको इन्वेस्टिगेट करता है। गवर्नमेंट ने भी मूड बनाया हुआ है कि वो इसको रिप्लेस करेगी, खैर ये न्यूज हमारे लिए नहीं है, जब रिप्लेस करेगी तब देखेंगे, अभी कुछ खास नहीं है। फंक्शन क्या होता है डीजीसीए के, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट। तो जैसे रजिस्टर करवाना पड़ता है सेबी के पास जो है स्टॉक मार्केट में जाने से पहले, इसीलिए यहाँ पे पहले डीजीसी में रजिस्टर करना पड़ता है ना। सर्टिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स को सर्टिफिकेट देता है कि भैया वो फ्लाइट्स को हैंडल करने में कैपेबल हैं कि नहीं है। उसके अलावा जो पायलट्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वगैरह का जो पूरा इंजीनियर्स होते हैं, उन सबको जो है, और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं, फाइटर इंजीनियर्स होते हैं, उनको लाइसेंस देता है। आपको याद होगा एक मूवी आई थी जिसमें जो है धमाल मूवी आई थी, आपको याद होगा। उसमें वो बोलता है ना, वो डीजीसीए का ऑफिसर होता है, जिसमें वो बोलता है कि जो वहां पे रेड बटन दिया हुआ है और उसको तुरंत उसको प्रेस कर देता है ना, मारो ढीकरो वाला, आपको याद होगा करेक्टर। तो कहता है इसको प्रेस नहीं करना था, तो वो डीजीसीए के ही ऑफिसर होते हैं। तो ऐसे लोगों को तो खैर रियल लाइफ में ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट नहीं देता डीजीसीए, बट यस जितने भी वहां पे लोग काम करते होते हैं सेफ्टी वाले ऑपरेटर्स के अंदर, वो डीजीसीए उनको देता है। तो एयर वर्दीनेस डिसाइड करता है कि भैया कोई जहाज अगर वहां पे उड़ रहा है तो उड़ने लायक है भी कि नहीं,
है ना, जैसे हमारा बीसीसीआई होता है, आईसीसी होता है, तो कोई पिच होती है, तो अगर बहुत घटिया पिच होती है तो वहां पे मैच नहीं होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इसी तरह से एयर वर्दीनेस होता है, एयरक्राफ्ट, वो सब डीजी से ही करता है। बाकी कुछ कुछ चीजें यहाँ पे और है, ठीक है। तो हल्का सा न्यूज था डीजीसी के बारे में, मैं थोड़ा क्या थोड़ा सा बता देता हूँ। आज कुछ खास हुआ था, है ना। हम लोग सभी मूवी देखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में 3 रिलीजन्स हैं, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, तीसरा आप मुझे बता दो। इंडिया में कहा जाता है 3 रिलीजन है, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड और बहुत समय मिल गया क्रिकेट। इसमें से बॉलीवुड की बात करते हैं, तो ये जो है ना आज पैदा हुआ था इंडिया में, ठीक है। तो आज ही के दिन 7 जुलाई 1896 में क्या हुआ था, बॉम्बे में, उस समय तो बॉम्बे हुआ करता था, आजकल मुंबई है। तो लूमियर ब्रदर्स ने जो है 6 फिल्में दिखाई थी वहां पे। तो ये इंडियन सिनेमा का आगाज था। पहली फिल्म नहीं थी, 6 फिल्में दिखाई थी, छोटा सा थिएटर था, उसके अंदर 1 रुपया टिकट रखा था उन्होंने, पता आपको, उसके टिकट सिर्फ 1 रुपए थे। आज हमें बहुत छोटा लगता है, उस समय 1 रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी। फिर उस टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कहा था इसको, मिरेकल ऑफ द सेंचुरी। उसके बाद फिर दादा साहब फाल्के जी ने जो है इंडिया में पहली मूवी बनाई, उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, जिसका नाम क्या था, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, 1913 के अंदर। तो 1896 में थिएटर में दिखाई गई थी 6 फिल्में। फिर 1913 में पहली इंडियन फिल्म, क्योंकि लुमियर ब्रदर्स तो इंडियन नहीं है ना भैया, ये तो ब्रिटिशर्स थे, इसलिए ये पहली साइलेंट फिल्म थी मराठी में। अब आप सोच रहे होंगे, सब फिल्म जब साइलेंट ही हो गई तो क्या फर्क पड़ता है वो मराठी है, गुजराती है, बंगाली है। मुझे भी समझ नहीं है एक्चुअली कि हाँ, मतलब इसके अंदर क्योंकि बंगाली और मराठी कैरेक्टर थे सभी के सभी, है ना, काम करने वाले वो सब, इसलिए इसे मराठी फिल्म कहा जाता है। बट इट वॉज अ साइलेंट मूवी। गांधी जी ने इसको देखा था, बहुत इंप्रेस हुए थे, और ये साइलेंट मूवी थी। पहली टोकी, टोकी मतलब आजकल बोलते हैं ना टोकीज, टॉकीज का मतलब ये होता है जहां पे बोलने वाली फिल्में लगाई जाती हैं, टॉक करते हैं ना लोग आपस में, यहाँ पे टॉकीज, वहीं से वर्ड आया है। आलम आरा उसका नाम था, ठीक है। किसने बनाई थी, ये बनाई थी अर्देशीर ईरानी जी ने बनाई थी, 1931 के अंदर ही रिलीज हुई थी। तो राजा हरिश्चंद्र भी 13 में हुई, और ये हुई 31 के अंदर, पहली बोलती हुई मूवी इंडिया में, राइट। जो साउथ इंडिया से फिल्में हम पहली 2 टॉकीज रिलीज हुई थी, वो भी 31 में ही हुई थी, प्रहलाद और कालिदास। कालिदास जो है तमिल में थी, प्रहलाद जो है तेलुगु में थी। ये नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता सर, क्यों बोलते हैं, ये पूरे का पूरा इंडियन सिनेमा है, इंडियन सिनेमा विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो तो डाइवर्सिटी है भैया हमारी। तो आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का ही बोल रहे हो, आप बोलिए सीधा इंडियन सिनेमा इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट। तो ये है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। आजकल भी आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा डिबेट चलता है कि साउथ इंडियन फिल्में जो है इतना अच्छा बिजनेस करती हैं, बॉलीवुड खत्म हो गया है, वो सारी डिबेट आजकल चलती रहती है ना। पुष्पा, बाहुबली, RRR, वो सब फिल्में इतनी हिट हो गई हैं, बॉलीवुड की फिल्में जो हैं फ्लॉप होती चली जा रही हैं, क्या रीजंस हैं उसके पीछे, बहुत सारी चीजें हैं। खैर, अगर आप सिनेमा में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको ऐसा लगता है क्या कि बॉलीवुड की फिल्मों में दम नहीं रहा, सिर्फ साउथ की फिल्में ही चला करेंगी बाद में इंडिया में, मतलब जो तमिल तेलुगु यार वो सब, अगर लगता है थोड़ा बताएं। राजा हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। देखिए उन दिनों क्या हुआ करता था ना, जो लेडीज होती थी उनको अच्छा नहीं समझा जाता था कि थिएटर में काम करना, सिनेमा में काम करना। तो जब दादा साहब फाल्के जी ढूंढ रहे थे राजा हरिश्चंद्र की पत्नी हेमावती, उनके करेक्टर जब ढूंढ रहे थे, तो उनको कोई फीमेल एक्टर मिली ही नहीं उस समय पे। तो बाद में इन्होंने जो है किसी मेल एक्टर को ही कास्ट कर लिया। वो एक किसी होटल के अंदर जो है शेफ थे, कुक थे, और उन्होंने बोला कि भैया आ जाइए, कोई मिल नहीं रही है कोई महिला काम करने के लिए। तो उन्होंने बोला हाँ चलिए ठीक है मैं कर लेता हूँ। और बाद में वो जिन्होंने फीमेल का करेक्टर किया हुआ है इतनी पॉपुलर हो गई, इनको बहुत सारे फीमेल रोल्स मिलने लगे, और फीमेल रोल से ही जाने जाने लगे बाद में वो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज थी ये भी। उसके बाद जो है राजा हरिश्चंद्र मूवी पहली थी इंडिया में, उससे कुछ दिन पहले ही एक और मूवी रिलीज हुई थी इंडिया में जिसका नाम था श्री पुंडलिक। एक्चुअली में ये पहली इंडियन मूवी है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि इसकी पूरे का पूरा प्रोडक्शन लंदन में हुआ था, और इसके अंदर जो कैमरा पर्सन था वो भी ब्रिटिशर्स था, इसीलिए जो है इसको इंडियन फिल्म नहीं बोला जाता है। हालांकि उनके अलावा बाकी मोस्टली कास्ट यहाँ पे इंडियन ही थे, राइट। तो थोड़ा सा चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हल्का सा इंडियन सिनेमा के बारे में हल्की फुल्की चीजें, मजा आता है थोड़ा सा इस तरह की बात करने में। एग्जाम के परस्पेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है नहीं है, दैट्स डिफरेंट थिंग।
हाँ, रीजनल जो हम छोटे हमारे एग्जाम होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, है ना, वहां पे इस तरह की चीजें पूछ लेते हैं। वो जो बसों में मिलती है ना, बुकलेट मिलती है, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, उस टाइप की नॉलेज होती है। बट अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। हमें अपने इतिहास का पता होना चाहिए, सिनेमा का इतिहास का भी पता होना चाहिए, और दूसरे इतिहास का भी पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज है ना, क्योंकि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, इंडिया के सॉफ्ट पावर में बॉलीवुड का बहुत बहुत बड़ा रोल है। इंडिया के सॉफ्ट पावर में हमारा कल्चर, हमारा बॉलीवुड, हमारा सिनेमा, हमारी आर्ट, हमारी फिलॉसफी, हमारा लिटरेचर इंडिया के सॉफ्ट पावर को एनहेंस करता है पूरी दुनिया में। मिडिल ईस्ट के अंदर इंडियन सिनेमा को बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, यूरोप के अंदर इंडियन सिनेमा को बहुत प्यार चाहा जाता है। तो इन सॉफ्ट पावर अच्छी चीज है। समस्या बस पोर्ट्रेयल की है ना, वीमेन को किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, वो थोड़ी समस्या हमारे यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं अगले उसके टॉपिक की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है 3 तारीख से। अभी भी अगर आप किसी को डाउट है कोर्स ज्वाइन करने में, तो मेरे ख्याल से भी डाउट क्लियर आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसके ऊपर जो है कॉल करके, मैसेज करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, इस पे क्लिक करिए, इसको फॉर्म को फिलअप करिए। हर जरूरत का आपकी हम लोग ध्यान रखेंगे। पूरा सिलेबस आपको कर कराया जाता है, डेली क्विज होता है, ठीक है, वीकली आपके टेस्ट होते हैं, 15 दिन में टेस्ट होते हैं, आपकी पर्सनल मेंटरिंग दी जाती है, वैल्यू एडिटेड मटेरियल दिया जाता है, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सब चीजें आपकी यहाँ पे कवर होंगी बिना किसी डाउट के। आई क्वालिटी से बिल्कुल 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, 1% भी नहीं किया गया है। तो किसी भी तरीके की कोई डाउट नहीं है, आपके मन में होना नहीं चाहिए। तो अगर अभी भी आपको ज्वाइन करना है तो मैं आपको पर्सनली गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं इस पूरे कोर्स को डिजाइन करवाने में पूरा टीम के साथ हूं, और बिल्कुल एंथुसियास्टिक टीम है। तो आइए इसको ज्वाइन करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरबीआई इजीज रूल्स टू बूस्ट फॉरेक्स इनफ्लो। बूस्ट मतलब उसको इंक्रीज करना है, फॉरेक्स इनफ्लो मतलब डॉलर को लेके आना है इंडिया में, क्योंकि डॉलर भाग रहा है ना इंडिया से बाहर, इसलिए तो रुपया कमजोर हो रहा है। तो आरबीआई ने अपने रूल्स को कुछ ईज किया है, ठीक है, थोड़ा सा इजी किया है उसको करने के लिए। अब देखिए, ये जो कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एसएलआर, डीएसएलआर, वो सारी चीजें होती हैं मनी सप्लाई को कम करने के, ज्यादा करने के लिए। धीरे धीरे हमारा फॉरेक्स कम हो रहा है। हमें फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट होती क्यों है बेसिकली, ये भी तो बड़ी चीज है ना भैया, कि फॉरेक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों चाहिए हमें डॉलर? क्या हमारे रुपये के अंदर क्या कमी रह गई थी कि हमें डॉलर की जरूरत पड़ी? है जो डॉलर की जरूरत, क्योंकि हमें जब चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं तो उसके लिए हमें डॉलर में पैसा चुकाना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे सर डॉलर में क्यों चुकाएं, हम लोग पाकिस्तानी रुपये में क्यों नहीं देते हैं, है ना, हम लोग जापानीज करेंसी में क्यों नहीं देते हैं? आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस पार्टी के साथ डील कर रहे हो ना, वो भी उसको भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए। आप मान लो इराक से तेल मंगवा रहे हो, आपने मंगवाया ऑयल, आप उनको चाहते हैं कि भैया हम आपको ना, हम आपको जापानीज करेंसी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए, लेकिन इराक को एक्सेप्ट भी तो करे ना। तो जिस करेंसी को सेकंड पार्टी एक्सेप्ट करती है वही करेंसी दी जाती है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा ऑर्डर है पूरी दुनिया में, डॉलर इज द मोस्ट डोमिनेटिंग करेंसी। 50-60% पूरा ट्रेड जो है डॉलर में ही होता है। तो इसलिए डॉलर के लिए सबकी डिमांड होती है, सबको डॉलर चाहिए, क्योंकि सबको इंपोर्ट करना है। तो इंडिया में जो है डॉलर इस समय कम हो रहा था, तो इसलिए हमें डॉलर चाहिए। तो फू से हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द एसेट्स हेल्ड, देखिए यहाँ पे करेंसी नहीं लिखा है, एसेट्स लिखे हैं। आई गेट दिस पॉइंट। करेंसी लिखता तो फिर वो अलग से डॉलर वो सब मेंशन करता। एसेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू नॉन इंडियन करेंसी में होती है। वो जो है फ्रैंक में भी हो सकती है, पाउंड में भी हो सकती है, चाइनीज करेंसी में भी हो सकती है। ऑल दोज आर द एसेट्स। ये एज अ रिजर्व रखे जाते हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा। सेंट्रल बैंक हमारा यहाँ पे बेसिकली आरबीआई आ गया। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? बॉन्ड्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, और दूसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं। बॉन्ड आप समझते हो ना, जैसे इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, ऐसे ही अमेरिकन बॉन्ड भी होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये नहीं है कि हम लोग डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं, हम अमेरिकन बॉन्ड भी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बॉन्ड की भी उतनी ही वैल्यू होती है जितनी करेंसी की होती है, राइट। और बॉन्ड के ऊपर हमें इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। अब खाली पैसा रख के आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ी मिलेगा, बॉन्ड खरीदिए, बॉन्ड में आपको पैसा मिलता है ना। तो ये कुछ चीजें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली मेजरली तो यहाँ पे यूएस करेंसी ही होती है, बाकी दूसरी करेंसी भी होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? 4 चीजें होती हैं हम फॉरेन रिजर्व में हमेशा। इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन करेंसी एसेट्स जैसे कि बॉन्ड, ट्रेजरी बिल वगैरह, वो सब इसके अंदर आता है। गोल्ड रिजर्व भी फॉरेक्स रिजर्व के अंदर आता है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो आईएमएफ के पास होते हैं हमारे। स्पेशल ड्रॉइंग राइट कोई करेंसी नहीं होती है, ये कई सारी करेंसीज का एवरेज होता है, ठीक है।
रिजर्व पोजीशन, ये भी हमारा रिजर्व ट्रांच भी जिसको बोलते हैं, ये भी हमारे आईएमएफ के पास होता है। तो अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपने रिजर्व ट्रांच से ले सकते हो। और आईएमएफ जब आपको पैसा देता है तो वो कभी भी डॉलर में नहीं देता है, आर गेट दिस पॉइंट, वो हमेशा आपको स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में देता है। तो इसमें 4-5 करेंसीज का जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, चाइनीज युआन और ब्रिटिश पाउंड, इनकी एवरेज होती है। उस एवरेज को निकाल के बाद में डॉलर के इक्विवेलेंट कर दिया जाता है, फिर आपको पैसा मिलता है। जैसे पाकिस्तान को पैसा मिलता है, श्रीलंका को पैसा मिलेगा, है ना, उस तरह से ये दिया। तो इसे बोलते हैं एसडीआर। तो इसके मैंने आपको अलग से थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे डाल दिया है, खुद को इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो। आपको ये चीज बताता चलो कि आईएमएफ हर कंट्री ज्वाइन नहीं कर सकता। आईएमएफ इज लाइक अ नेटफ्लिक्स। तो जो पे करेगा, जो मेंबर लेगा, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लेगा, उसी को एक्सेस मिलती है आईएमएफ की सर्विसेज की, ऐसे किसी को भी एक्सेस नहीं मिलता। आईएमएफ सिर्फ अपनी मेंबर्स के लिए काम करता है, ओके, और सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो पहले आप आईएमएफ के अंदर पैसा देते हो, जितना आपका कोटा होता है उस कोटा के हिसाब से देते हो, और जब आपको रिक्वायरमेंट होती है इमरजेंसी में तो आईएमएफ से आपको उस कोटा के हिसाब से ही पैसा मिलता है। ऐसे कुछ भी पैसा नहीं मिलता है कि माई बाप इतना दे दो, इतना चाहिए, नहीं भैया, आपका कोटा कितना है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है आपको कितना पैसा मिलेगा। इंडिया का जो एसडीआर है इस समय यहाँ पे आईएमएफ में, वो कितना है, लगभग 13.66 बिलियन डॉलर, जो कि काफी ज्यादा है। ऑफ कोर्स बहुत सारी कंट्रीज को तो इकोनॉमी भी इतनी नहीं होती जितना इंडिया का एसडीआर है। और ये डेमोक्रेसी पे नहीं है भैया, डेमोक्रेटिक नहीं है आईएमएफ। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, वन वोट वन वैल्यू, ये होता है ना रूल डेमोक्रेसी का, वन वोट वन वैल्यू। लेकिन आईएमएफ जो है इस रूल के ऊपर काम करता ही नहीं है। आईएमएफ कहता है जितनी वोट उतनी वैल्यू। वोट मतलब कोटा, है ना, जितना आपका कोटा होगा, जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतनी ही आपकी वैल्यू होता है। इट्स लाइक अ शेयर मार्केट नाउ। जैसे किसी कंपनी के अंदर जिसके जितने ज्यादा शेयर होते हैं उतनी ज्यादा वोटिंग पावर होते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग एसडीआर। तो थोड़ा सा कंटेंट था, आई थॉट कि आपको थोड़ा बता देता हूं। तो 2 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे इकोनॉमी वाले सेक्शन से ही। ऑन विच कमीशंस रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, चैम्बरलिन, हिल्टन, कीन्स और नन ऑफ द अबव, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। सबका वेट करता हूं मैं आंसर का। एटीएम्स दैट आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज आर नोन एज रेड लेबल, व्हाइट लेबल, ग्रीन लेबल, ब्लू लेबल। वैसे तो आपको बताता चलूं कि ये सारे के सारे विस्की के नाम भी होते हैं, तो पढ़ के ऐसा लग रहा होगा आपको कि सर विस्की की बात कर रहे हैं, ब्लू लेबल, ग्रीन लेबल, है ना, बहुत महंगी विस्की आती है प्रीमियम वाली। बट एनीवेज एटीएम भी इसी के नाम पे रखे हुए हैं, क्योंकि एटीएम से निकाल के ही तो आदमी ठेके पे जाता है ना ग्रीन लेबल, ब्लू लेबल लेने के लिए, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है। मतलब मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत हो जाना, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द ऑल टाइम हाई इन द इंडिया ट्रेड डेफिसिट। तो भैया ये छोटी सी न्यूज़ को हम लोग न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट के बारे में पहले हम लोग अच्छी खासी बातें कर चुके हैं। तो देखिए इंडिया का जो है ट्रेड डेफिसिट भैया बढ़ता जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। ट्रेड मतलब जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। तो कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, कुछ चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जब इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। जब इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसको कहते हैं ट्रेड सरप्लस। जैसे जर्मनी वगैरह में मोस्टली ट्रेड सरप्लस ही रहता है। इस बार जर्मनी में पहली बार थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट हुआ है। तो ये कुछ चीजें इन्होंने कही हैं। 2021-22 का इन्होंने आंकड़ा दिया है। पहली बार जो है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 400 बिलियन से पार हुआ था, मतलब हमारा एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया था। बट अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में हमारा इंपोर्ट और भी तेजी से बढ़ रहा था। तो अच्छा खासा एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज ऑल टाइम हाई। 121 बिलियन डॉलर से ज्यादा इंडिया का क्या हो गया है, ट्रेड डेफिसिट हो गया है, ठीक है। 2020-21 की बात करें तो 191 बिलियन डॉलर इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था। मतलब हम लोग इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उसके कंपैरिजन में एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इस साल जुलाई के महीने तक हमारा ट्रेड डेफिसिट 70 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया अभी से पहले। अभी तो पूरा साल भर पड़ा, हमारा 6 महीने पड़े हुए हैं, तो सोच लीजिए अब कहां तक जाएगा। तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। व्हाट इज द ड्राइविंग अप इंपोर्ट्स एंड डेंटिंग एक्सपोर्ट्स। ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। सबसे बड़ा रीजन तो रशिया वाला ही है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबली जो है कमोडिटी के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये, तो रनवे इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है पूरी दुनिया भर में, जिसकी वजह से ग्लोबल ग्रोथ कम हो गई है। सीधी सी बात है भैया, जब ग्लोबल ग्रोथ ही कम होगी तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कौन करेगा, कोई भी नहीं।
तो क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ कम है तो इंटरनेशनल डिमांड भी कम है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। ये इन्होंने इसमें पूरा कहा है। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो हम लोग यूजुअली एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कॉटन यार्न, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ये हम लोग काफी एक्सपोर्ट करते हैं। जिस ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से ये सारी चीजें की डिमांड कम हो गई है, दैट इज वन थिंग। उसके अलावा हमारा जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है ना, वो भी काफी कम हो गया है, क्योंकि ग्लोबल, आप सोच रहे होंगे सर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट और हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडिया में जो है वर्ल्ड क्लास रिफाइनरीज हैं। इन रिफाइनरी में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल ना, उस क्रूड ऑयल से भैया बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं बाद में, खासकर एशियन कंट्रीज के अंदर काफी ज्यादा करते हैं। बाकी हमारे जो रेडीमेड गारमेंट जो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, और जो राइस वगैरह का एक्सपोर्ट है, ये थोड़ा सा अभी भी अच्छा बना हुआ है, मेंटेन है, इसको हम लोगों ने मेंटेन किया है। दूसरी बातें जहां पे हम लोगों ने थोड़ा सा खराब परफॉर्म किया है वो है जो लो स्किल एक्सपोर्ट है, जैसे एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल वगैरह में, ये थोड़ा कमजोर हुआ है हमारा, ठीक है। उसके अलावा ऑन द अदर हैंड लिटरली बीन फ्यूल्ड बाय द एनर्जी सोर्सेज, ऑयल और कोल। कोल तो आपका पता ही है हमारे यहाँ पे, क्योंकि डोमेस्टिक कोल की सप्लाई कम हो गई है, इसलिए हम लोग काफी ज्यादा कोयल जो है वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। बाकी गोल्ड एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। गोल्ड की दीवानगी हमारी कम ही नहीं हो रही है, हालांकि सरकार ने उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी लोग गोल्ड के लिए दीवाने हैं। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों पागलपन है इंडिया में। तो व्हाट विल बी द डिटरमाइन द ट्रेड डेफिसिट थ्रू द रेस्ट ऑफ द ईयर। अभी 6 महीने बचे हुए हैं, तो कहते हैं 6 महीने में क्या होगा। तो इनका कहना है कि अभी हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, सीधी सी बात है। गोल्ड, एपेटाइट फॉर गोल्ड, देखिए विंटर आएगी तो शादियों का सीजन आएगा, गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, तो डेफिनेटली वो भी अभी कम होने वाला नहीं है। तो ये कुछ चीजें उन्होंने कही हैं कि अभी जो है, और इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से रुपया कमजोर हो जाता है। द वीकनिंग रूपी विल कंटिन्यू टू मेक इंपोर्ट कॉस्टलियर। रुपया कमजोर होगा, रुपये कमजोर की वजह से इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट और बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर से हमारा रुपया कमजोर होगा, फिर से जो है इंपोर्ट महंगा होगा। तो ये विशियस साइकिल है जो चलता रहता है, ठीक है। वही इन्होंने थोड़ी थोड़ी चीजें इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली कही हैं आपके ट्रेड डेफिसिट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है, दैट इज द न्यू रूल्स टू कीप एडवर्टीजमेंट्स इन चेक। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग भी लगा। अभी तो कुछ रूल्स आए हैं, डेफिनेटली इसके बारे में हम लोग और भी ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं फ्यूचर में। देखना, आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखी होंगी, बड़ी खराब एडवर्टीजमेंट भी आती हैं, वीमेन पोर्ट्रेल बहुत खराब तरीके से होता है ना। जैसे कोई एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कोई परफ्यूम की ऐड आती है, तो कितनी घटिया ऐड आती हैं, कितनी मिसोजिनिस्टिक होती हैं, है ना, कितनी सेक्सिस्ट होती हैं ये सब एड्स वगैरह। उसमें एक आदमी होता है, वो परफ्यूम छिड़क लेता है अपने ऊपर, कोई भी डियो परफ्यूम वगैरह, और जितनी लड़कियां होती हैं भैया आसपास बीच पे, सब उससे आके चिपक जाती हैं। कितना खराब पोर्ट्रेल है, वीमेन का दिखाया जाता है, राइट। इस तरह की बहुत सारी चीजें, जिलेट की जो एड्स आती हैं, अरे मैन अंडरवियर्स की जो एड्स आती हैं, सभी के अंदर वुमेन को जो है एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। तो ये पोर्ट्रेल बहुत खराब होता है। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको मिस इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जनता को, कि जैसे आप ये फलानी साबुन लगा लो, लाइफ बॉय या कोई भी है, 99.99% जर्म्स आपके खत्म हो जाएंगे, तो भैया उनका 0.01% का क्या होगा। तो ये अनसाइंटिफिक क्लेम किए जाते हैं। डिटोल की एड में आता है, ये सब चीजें आती हैं, अनसाइंटिफिक क्लेम है। जैसे बोर्नविटा की एड आती हैं कि भैया बोर्नविटा खा लो, आपकी सारी जरूरतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बोर्नविटा करने से आपकी बोन स्ट्रोंग होंगी, आपका दिमाग तेज चलेगा, आप इंटेलिजेंट हो जाओगे, दूसरे बच्चों से आगे निकल जाओगे। ये सब अनसाइंटिफिक क्लेम है, राइट। तो इससे क्या होता है ना, जो ओरिजिनल हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मिल्क, तो ऐड दी जाती है कि जो बच्चे मिल्क के अंदर बोर्नविटा ऐड करते हैं वो ज्यादा तेजी से काम करते हैं। ऐसा कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन ये चीजें नहीं हैं। तो ये मिसलीड किया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, बच्चों को टारगेट किया जाता है इसमें। तो बच्चे तो वही डिमांड करेंगे, बोर्नविटा वाली डिमांड करेंगे। तो जितनी एडवर्टीजमेंट में जो बच्चे दिखाए जाते हैं बोर्नविटा वाले, मैं आज तक समझ नहीं आया कि वो बच्चे हैं कहाँ, क्यों वो ओलंपिक्स में गोल्ड नहीं लेके आते हैं, क्यों वो जो है स्पेस एक्स जैसी कंपनियां खड़ी नहीं करते हैं, मुझे कभी समझ में नहीं आया ये चीज। खैर जो भी है, तो बच्चों को टारगेट किया जाता है। बच्चों को टारगेट करने का सीधा सीधा सा रीजन ये है कि देखिए कच्चा दिमाग होता है ना बच्चों का, तो बच्चों के दिमाग में किसी प्रोडक्ट को लेके कोई इमेज बन जाती है, तो लाइफ लॉन्ग उनकी वही इमेज रहती है। फिर वो आदमी अडल्ट होते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, फिर उन्हीं चीजों को कंज्यूम करते हैं। इसीलिए बच्चों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि बच्चे लॉन्ग टर्म
मार्केट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, लॉन्ग टर्म कंज्यूमर्स होते हैं। तो वो सारी सारी चीजें हैं। तो फाइनली सरकार ने कहा कि भैया देखो बहुत हो गया ये आपका, अभी हम लोग इसके ऊपर जो है एक्शन लेने वाले हैं। तो उसके लिए जो सरकार जो है नए रूल लेके आई है, तो ये मिसलीडिंग और जो फॉल्स एक्ट होती हैं, और फिर हमारी सेलिब्रिटी भी पीछे नहीं है ना। अब उसके एग्जाम्पल हम लोग आगे देंगे। तो पहले इन्होंने कहा कि आपकी जो एड है, एडवर्टीजमेंट आप दिखाओगे, वो वैलिड होनी चाहिए, नॉन मिसलीडिंग होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए। वैलिड किसको कहते हैं? वैलिड वो होगी कि जो आपके गुड्स हैं, आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट तरीके से दिखाओगे, एग्जैजरेट नहीं करोगे। हमने मान लिया कि हो सकता है आपकी साबुन यूज करने से 50-60% जर्म्स मर जाते होंगे, मान लिया हम लोगों ने, जो कि ट्रू हो भी सकता है, लेकिन 99.99% ये क्या है? जैसे कि हमारे टूथपेस्ट की एड आती है, तो उसमें कोई बड़ा एक्टर, आयुष्मान खुराना या शाहरुख खान, वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर वाला कोट पहन के और ज्ञान दे रहे हैं। अरे आप डॉक्टर थोड़ी हो, है ना। फिर वही सेम एक्टर जो है क्रिप्टो करेंसी की ऐड करने लगता है। अरे आप इकोनॉमी एक्सपर्ट थोड़े ही हो। तो मिसलीडिंग जो और एग्जैक्ट करके चीजें दिखाई जाती हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी का यूज करो इस एप्लीकेशन का, आप जो है 1 हफ्ते में करोड़पति हो जाओगे। मतलब ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं फालतू के, राइट। आप ये फलानी क्रीम लगा लो, 2 हफ्ते में गोरे हो जाओगे। पहली बात तो भैया गोरा होना ही क्यों है? काले में क्या खराबी है? और हम तो ट्रॉपिकल कंट्री हैं, हमारे यहाँ पे तो मोस्टली लोगों की स्किन ही डार्क है। तो आप क्यों ऐसे चीजें दिखाते हो जो कि हमारे समाज की सच्चाई है ही नहीं? पहली बात तो ये, तो एक तो वो डिस्क्रिमिनेशन तो है ही। और ये फालतू की क्लेम है कि 2 हफ्ते में, अरे जिसकी स्किन का पिगमेंटेशन ही अगर डार्क है, आप उसको कैसे गोरा कर दोगे? ये तो मिसलीडिंग एड दिखाई जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि पहले तो आप तो एक्यूरेट साइंटिफिक वैलिडेशन उसके साथ होना चाहिए, तब आप जाके इसको कर सकते हो, नहीं तो आपके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। ठीक है, पहली बात इन्होंने कहा। तो इन्होंने वैलिड को बेसिकली डिफाइन कर दिया है, तो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का नहीं होना चाहिए। सरोगेट एडवर्टीजमेंट, है ना, जैसे अब अक्षय कुमार किसकी ऐड करता है आजकल, जो है पान मसाला की ऐड करता है। पान मसाला, पान मसाला जो है वो इलीगल नहीं है, टोबैको प्रोडक्ट्स इलीगल हैं, है ना। करते ना ऐड, शाहरुख खान ऐड करता है, अजय देवगन ऐड करता है, और अक्षय कुमार ऐड करता है ना। मतलब वैसे अक्षय कुमार बहुत कुछ बोलता है, ये वो करके बकवास बातें, लेकिन फिर भी वो ऐड हो रही है। अब ये जो ऐड हो रही है, ये टोबैको की ऐड है, मतलब ये जो है पान मसाला की ऐड है, लेकिन इसके पीछे जो है टोबैको बेचा जा रहा है। इसे कहते हैं सरोगेसी एडवर्टीजमेंट। क्या कहते हैं? सरोगेसी एडवर्टीजमेंट। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मैकडोवेल, मैकडोवेल जो है एक दारू की ब्रांड है ना, विजय माल्या वाली ब्रांड है। अब सीधी सी बात है, जब भी आपको मैकडोवेल सुनाई देगा तो आप तो हमेशा विस्की की बात करोगे ना, दारू की बात करोगे, शराब की बात करोगे। लेकिन ये लोग मैकडोवेल विस्की की ऐड नहीं करते हैं, ये मैकडोवेल सीडी की ऐड करते हैं, पानी की बोतल की ऐड करते हैं। अरे भैया, कोई आदमी ठेके पे जाएगा, ये थोड़ी बोलेगा मुझे मैकडोवेल की सीडी दे दो, मुझे गाने सुनने हैं, या मुझे मैकडोवेल की पानी की बोतल दे दो। मैकडोवेल का सीधा सीधा मतलब आप इसकी ऐड कर रहे हो। इसे कहते हैं सरोगेसी ऐड। तो ये लूप होल्स है हमारे कानून के अंदर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जैसे मेक इट लार्ज, मेक इट लार्ज जो है वो एक टैगलाइन है, रॉयल स्टैग की टैगलाइन है ना, दारू की ब्रांड है वो भी। तो रणबीर सिंह और ये सब लोग उसकी ऐड करते हैं। तो ये मेक इट लार्ज सीडी की ऐड करते हैं, या पानी की बोतल की ऐड करते हैं, सोडा की ऐड करते हैं, जो इलीगल नहीं है। सोडा की ऐड करना इलीगल तो नहीं है, लेकिन ये इनका प्राइमरी प्रोडक्ट थोड़ी है, प्राइमरी प्रोडक्ट तो इनका दारू है ना। इन्हें कहते हैं सरोगेसी एड्स। इसके ऊपर भी सरकार ने अभी बोल दिया है कि भैया हम लोग एक्शन लेने वाले हैं, है ना। इस तरह की बकवास चीज आप करते हो, अभी तक तो आपने लूप होल का फायदा उठा लिया था, अभी और ज्यादा आप नहीं कर सकते, है ना। तो जुबान केसरी जो है, इसके ऊपर अभी सरकार जो और सीधा सीधा बोल रहे हैं, जुबान केसरी मतलब थूक दो, पान खाओ और थूक दो और हमारी सड़कों के ऊपर पेंटिंग कर दो, जुबान केसरी। खैर ये सारी सारी चीजें हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003 है, उसके तहत भी सारी चीजें कही गई थी, लेकिन अभी सरकार ने बोल दिया कि भैया गाइडलाइंस को और ज्यादा सख्त बना दिया है। एडवर्टीजमेंट टारगेटिंग चिल्ड्रन, वो मैंने आपको बता दिया कि बच्चों को टारगेट किया जाता है ना, उनके बिहेवियर को चेंज किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वो सारी चीजों के ऊपर अभी जो है सरकार ने कहा था कि थोड़ा सख्ती अपनाएंगे सरकार, और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे करने की जरूरत है कि एडवर्टीजमेंट में आप जो है डिस्क्लेमर डालिए। अब क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट वाले, इतनी बड़ी स्क्रीन होती है टीवी पे और यहाँ इतना छोटा सा डिस्क्लेमर आता है जिसको आदमी पढ़ भी नहीं सकता। तो डिस्क्लेमर भी बड़ा होना चाहिए, अगर कोई मिसलीडिंग आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, तो वो होना चाहिए। जैसे एक सेंसोडाइन की ऐड आती है, तो उसमें वो लोग क्या बोलते हैं
कि मोस्टली डॉक्टर्स रिकमेंड दिस पर्टिकुलर टूथपेस्ट सेंसोडाइन। कौन डॉक्टर भैया, बताओ तो सही, कौन सा ऐसा रिसर्च हुआ है, कौन सी आपने ऐसी ना कोई कोई ऐसा आपने किया है कुछ ऐसा बड़ा काम कि जिससे पता चले कि हाँ भाई डॉक्टर सब इसको रिकमेंड करते हैं। वही कभी शाहरुख खान, कभी सचिन तेंदुलकर, कभी धोनी जो है वो कपड़े पहन के खड़ा हुआ है डॉक्टर वाले, वो आपको रिकमेंड कर रहा है। अरे कम से कम जो रिकमेंड कर रहा है सही में डॉक्टर तो लो। जब मोस्टली रिकमेंड डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं तो आपको क्या पूरे देश में एक डॉक्टर नहीं मिला जो एक्चुअली में बता सके, नहीं ना। तो ये सारी की सारी मिसलीडिंग चीजें होती हैं। तो इसके ऊपर भी सरकार ने कह दिया कि हम इसको भी जो है थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज होती हैं, अभी जो है इस चीज को करने वाली है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे अमिताभ बच्चन की बात करें, मान लो अमिताभ बच्चन जो है यार वो पेप्सी की ऐड कर रहा है या फिर थम्स अप की ऐड कर रहा है, जबकि सबको क्या अमिताभ बच्चन ने डेफिनेटली वो कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीता होगा। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो चिप्स की ऐड करते हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन चिप्स नहीं खाते हैं भैया, तो आप काहे ऐड कर रहे हो, है ना। ऋतिक रोशन जो है आजकल जो है मैकडोनाल्ड की उसकी बर्गर किंग की ऐड कर रहा है, भैया वो नहीं खाता है बर्गर, नहीं समोसे खाता है वो। तो आप ऐसी मिसलीडिंग ऐड क्यों कर रहे हो जिस प्रोडक्ट को आप खुद कंज्यूम नहीं करते हो। तो ये जो चीजें हैं वो सिर्फ जनता को पागल बनाने के लिए की जाती हैं, पैसा छापने के लिए की जाती हैं, और मिसलीडिंग होती हैं, मिसचीवियस होती हैं। ठीक है, एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर भी होती हैं, जनता के बिहेवियर को चेंज किया जाता है। तो सरकार ने कह दिया कि अभी जो है आपका बुरा समय आने वाला है, तो अभी हम सबका एक एक करके नंबर सबका आएगा। ठीक है, तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छी न्यूज लगी है, ऐसा बिल्कुल स्टेप लिया जाना चाहिए था। ये दोनों चीजें हैं, थोड़ा आप इसको देख सकते हो। डीजीसी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है। एक बार छोटा सा टॉपिक है हमारे पास जो है वो है एमएसपी को लेके। वैसे तो ये सेल्फ स्टडी के लिए ही मैंने छोड़ा था, फिर मैंने एक दो स्लाइड यहाँ पे डाल दी हैं। एमएसपी शुड कंटिन्यू टिल द मार्केट बिकम एफिशिएंट, ये आरबीआई के ऑफिशियल्स ने, आरबीआई के और नीति आयोग के ऑफिशियल्स ने बोली है कि अभी इंडिया में वो सिचुएशन नहीं आई है कि हम लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल करें एमएसपी को। एमएसपी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो थोड़ा सा एमएसपी के बारे में मैंने बता दिया है, यहाँ पे स्लाइड डाल दिया। ये आर्टिकल का पार्ट नहीं है, ये अलग से मैंने डाल दिया है। 23 क्रॉप्स को एमएसपी इंडिया में दी जाती है। कौन कैलकुलेट करता है? ठीक है, यूनियन बजट में भी जो है इसके बारे में मेंशन किया जाता है। तो हमारे पास जो कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसीपी, ठीक है, वो इसको जो है रिकमेंड करता है। यूजुअली क्या होता है, जितना भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उससे 50% एक्स्ट्रा जोड़ के जो है आपका एमएसपी दिया जाता है। राइट, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 14 जो है खरीफ क्रॉप्स होती हैं, 6 हमारे पास राबी क्रॉप होती हैं, 2 हमारे पास कमर्शियल क्रॉप होती हैं। शुगर केन को एमएसपी नहीं होता, उसके लिए जो है रिन्यूएबल प्राइसेस होता है। और ये एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे डिमांड और सप्लाई मार्केट में कैसा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, मार्केट प्राइस कैसा है, इंटर क्रॉप पैरिटी वगैरह, वो सब चीजें चेक की जाती हैं, तब जाके हमारा एमएसपी डिसाइड किया जाता है बाय सीएसीपी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन सी क्रॉप्स हैं इसके अंदर, वो सारी चीजें थोड़ा आपको देख लेना है। ठीक है, सीएसीपी के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं वो सारी चीजें। उसमें जो है हमारे पास 7 सीरियल्स आते हैं, ये वाला देख लीजिए आप। 5 हमारे पास पल्सेस आती हैं, चना, उड़द, मूंग वगैरह। 7 ऑयल सीड्स आते हैं, ग्राउंडनट, सनफ्लावर एटसेट्रा। 4 हमारे पास कमर्शियल क्रॉप आते हैं, कॉटन, शुगर केन, कोपरा एंड द रोजवुड। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें हैं। और जब मैंने बात किया कि प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, जो किसान जो है प्रोडक्शन करता है तो कॉस्ट आता है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसके अंदर जो है बेसिकली 3 फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं। यूपीएससी में बिल्कुल यहां से सवाल आ सकता है। तो A2 का मतलब होता है जो पेड आउट एक्सपेंस होता है, मतलब जो किसान अपनी जेब से पे करता है ना, वो कैश में भी पे कर सकता है, कुछ सामान भी दे सकता है। ठीक है, जैसे फ्यूल, इरिगेशन वगैरह पे जो खर्चा आता है। A2 प्लस FL, A2 तो ऊपर वाला हो गया, FL इसके साथ हम लोगों ने ऐड कर दिया। ये वो चीजें होती हैं विच कवर्स एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट प्लस, तो एक्चुअल तो ऊपर वाला हो गया पेड आउट कॉस्ट, प्लस इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। अब किसान की फैमिली, उसके हस्बैंड, उसका वाइफ, उसके बच्चे, वो भी तो काम करते हैं ना, वो तो सैलरी नहीं लेते हैं, तो उसको भी काउंट किया जाता है। जैसे मान लो अगर आपकी 300 रुपए दिहाड़ी है एक दिन की, और अगर वहां पे किसान खुद काम कर रहा है खेत में, तो 300 रुपए उसके भी ऐड किए जाते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट के अंदर। क्योंकि अगर वो खुद काम नहीं करता ना किसी को खेत में लगाना पड़ता काम करने के लिए, उसको भी तो 300 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये सब यहाँ पे मेंशन किया जाता है। उसके अलावा जो है C2 कॉस्ट होते हैं, जिसके अंदर रेंटल्स और वगैरह वो सब चीजें यहाँ पे काउंट की जाती है। तो इसको मिला के सबको हम लोग बनाते हैं आपका ये वाला एमएसपी बनाते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। पुरानी सी चीजें हैं, कुछ नया चीजें में कुछ है नहीं, मैंने एक्स्ट्रा ऐसे फालतू में यहाँ पे स्लाइड वगैरह आपके लिए ऐड कर दिए। पढ़ लेना, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में। एडिटोरियल आपका कहता है आज का जीएसटी के बारे में बात करता है। तो इकोनॉमी का आर्टिकल है, पता नहीं मुझे आपको कितना समझ में आएगा, क्योंकि जब तक इकोनॉमी के बेसिक्स कवर नहीं होते हैं तब तक इकोनॉमी का आर्टिकल समझ में नहीं आते। और जीएसटी वैसे भी बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आई होप पहले आप जीएसटी कवर कर लीजिए। अगर जीएसटी आपने कवर नहीं किया है तो
थोड़ा सा सुन लो, शायद थोड़ा कम समझ में आएगा, बट आपको इकोनॉमी के पहले अपने बेसिक्स कवर करिए। हमेशा आपको ये बोलता हूँ, हमारे पास 12th स्टैंडर्ड की 2 एनसीईआरटी होती हैं, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने सारी पढ़नी होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ कुछ गुने चुने चैप्टर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस वगैरह, कुछ टर्म्स का एक्सप्लेन किया गया है, वो थोड़ा आप जाके देख सकते हो। तो क्या कहता है, तो जीएसटी जो है क्या है, कब इंप्लाई हुआ, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, वो तो बेसिकली बेसिक चीजें हैं, उसमें हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, आर्टिकल के ऊपर ही ज्यादातर फोकस करते हैं। तो जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था तो ये कहा गया था कि जीएसटी से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, दैट वाज आवर क्लेम, कि सरकार का जो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, है ना, ग्रोथ बढ़ेगी, दोज वर द क्लेम्स। लेकिन ऐसा देखा गया कि जब जीएसटी को हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया तो एक्चुअली में हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में जहां जहां पे भी जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा है, एक्चुअली में प्राइसेस बढ़े हैं। तो जीएसटी जो है प्राइसेस को कैसे इंपैक्ट करता है, देखिए हमारे यहाँ पे 3 जीएसटी होते हैं, है ना, सेंटर, स्टेट और आईजीएसटी। ये तो अलग बात एक ये है कि जीएसटी जो है जो कि इनडायरेक्ट कलेक्शन करता है टैक्सेस की, वो सभी के लिए यूनिफॉर्म नहीं है ना, हमारे पास अलग अलग रेट्स होती हैं जीएसटी की। तो हर प्रोडक्ट को, हर सर्विस को जीएसटी अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करता है। जैसे कोई कंज्यूमर है, अब कंज्यूमर तो बहुत सारी चीजें कंज्यूम करता है, वो कपड़ा भी पहनेगा, वो घर पे रेंट भी लेगा, वो फूड भी खाएगा, वो ऑयल भी कंज्यूम करेगा, वो सर्विसेज भी लेगा, वो सिनेमा भी देखेगा, वो गाड़ी भी चलाएगा, पेट्रोल भी खरीदेगा। एक कंज्यूमर किसी इकोनॉमी के अंदर बहुत डिफरेंट तरीके की चीजें कंज्यूम करता है। लेकिन जीएसटी क्या करता है, जीएसटी हर अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से टैक्स लगाता है। जैसे फूड और ड्रिंक्स, रेंट, क्लोथिंग वगैरह, जो कि हमारे सीपीआई की बास्केट में, सीपीआई समझते हो ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 45% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन ये सारे के सारे जीएसटी में चीजें इंक्लूड है ही नहीं, इनके ऊपर 0% जीएसटी लिया जाता है, समझ रहे हो। तो जो चीजें आप कंज्यूम करते हो उनके ऊपर जीएसटी बहुत सारी चीजों के ऊपर लिया ही नहीं जा रहा है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर जीएसटी हद से ज्यादा 28% तक लिया जा रहा है। तो क्योंकि अलग अलग जीएसटी रेट होते हैं, इसलिए कुछ चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी कमियां हैं यहाँ पे। बेसिकली हमारे पास उसका जो जीएसटी का डिजाइन है वो भी फॉल्टी है ना, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था। बहुत सारी चीजों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी से। हमारा जो इसका रेट स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। गुड्स और सर्विसेज को अलग अलग वेटेज दिया गया है ना, सीपीआई बास्केट में, डब्ल्यूपीआई बास्केट में। टैक्स बेस हमारे यहाँ पे कम ज्यादा होता रहता है हर बजट में, और एफिशिएंसी तो खैर हमारे सिस्टम की कम है ही। ये सारी की सारी चीजें मिला के हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर देती हैं। ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा ऐसी बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटी जो पहले टैक्स, जिनके ऊपर पहले टैक्स नहीं लिया जाता था, अब उनके ऊपर भी टैक्स लिया जाता है। होता क्या है, जब किसी कंपनी के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है तो वो किससे वसूल करती हैं, कंज्यूमर से वसूल करेंगे ना भैया, अपनी जेब से थोड़ी ना देती हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मेन मुद्दा ही यही होता है कि आपका जो टैक्स है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कंज्यूमर के ऊपर। हाँ, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो खुद आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ता है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स को ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए जो बिजनेस के ऊपर पहले जीएसटी नहीं लगता था उनके ऊपर भी जीएसटी लगने लगा, कंज्यूमर से वो पैसा वसूलने लगे और हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। ये कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर कहता है कवरेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अंडर जीएसटी नो टैक्स अर्लियर, तो ये तो वही चीज होगी, ऊपर वाला पूरा पॉइंट हो गया। मोस्ट फर्म्स वुड हैव पास द टैक्सेस टू एंड कंज्यूमर्स रिजल्टिंग अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये आपको मैंने बता दिया कि ज्यादातर जो है कंज्यूमर को पास कर दिया जाता है, जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। मतलब कोई जूता है, मान लो, ठीक है, कोई जूता अगर पहले 500 रुपए का था, ठीक है, और इसके ऊपर जो है इनडायरेक्ट टैक्स 50 रुपए था, तो आपसे लिया जा रहा था, तो 550 रुपया हो गया। अभी अगर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज करके सरकार ने 70 रुपीज कर दिया, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 570 हो जाएगी, तो आपसे वसूला जाएगा ना। तो ये क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ही तो बढ़ रही है। तो ऐसी छोटी मोटी कंपनियां जो होती थी, एमएसएमई या छोटी मोटी जो कंपनियां होती थी, उनके जो है प्राइस उन्होंने अपना इंक्रीज कर दिया, सीधी सी बात है। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हैज रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द इन्फ्लेशन ऑफ फूड प्राइस। हालांकि फूड प्राइसेस वगैरह का इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता है, कभी कभी नजर आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जैसे पान मसाला, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर वगैरह, इनका प्राइस यहाँ पे बढ़ जाता है, जो कि नॉन फूड आइटम्स हैं। क्योंकि फूड आइटम्स के ऊपर ज्यादा जीएसटी नहीं लगाया जाता, नॉन फूड आइटम्स के ऊपर काफी ज्यादा जीएसटी लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने कही हैं। इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ोगे तो काफी ज्यादा कुछ बीच बीच में डेटा भी इन्होंने काफी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इतने फैक्ट्स वैक्ट्स में आप ना जाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट को ही पकड़ें, वो जो हमारे बेसिकली काम आने वाला है, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको देखना है। आर्टिकल में तो यही कहा गया है,
हमारे यहाँ पे एक अथॉरिटी होती है जिसे कहते हैं नॉन एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जहां जो क्या करती हैं, जीएसटी कम होने के बावजूद भी प्राइस को कम नहीं करती हैं, तो वो पैसा कमाती हैं फालतू में, इलीगल प्रैक्टिस है ये। इसके लिए सरकार ने एनएनए नॉन प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बना रखी है। ये प्रॉपर तरीके से इसको मॉनिटर करना चाहिए, प्राइसेस वगैरह को देखना चाहिए कि भैया कौन सी कंपनी बेनिफिट को कंज्यूमर को नहीं दे रही है, अगर नहीं दे रही है तो इसको पर एक्शन लिया जाए। हमारा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो प्रॉपर तरीके से जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं उसके ऊपर नजर रखे, है ना, कार्रवाई करे, तो जीएसटी का हमें ज्यादा बेनिफिट नजर आएगा। तो आर्टिकल के अंदर तो यही कहा गया था। एक दो स्लाइड मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा डाल दी है जो आप खुद से पढ़ सकते हो कि जीएसटी के अंदर क्या क्या कमियां हैं, लूप होल्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, थोड़ा सा आप देख सकते हो। और मेन फीचर क्या है जीएसटी के, थोड़ा सा आप देख सकते हो। सप्लाई साइड में होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, ड्यूल जीएसटी लगाया जाता है ना। इंपोर्ट और गुड्स वगैरह के आप तो इंटरस्टेट सप्लाईज वगैरह देख सकते हो, है ना। म्यूचुअली डिसाइडेड होता है वो सारी चीजें, मल्टीपल टैक्सेस रेट होता है। बेसिकली जीएसटी इज अ वैल्यू एडिशन टैक्स, नथिंग एल्स ऑन द नेशनल लेवल। ये बिल्कुल जीएसटी की तरह ही काम करता है नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मजा आ रहा है आर्टिकल में? मजा आ रहा है तो लाइक करो, मजा नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करो, ठीक है। कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये चीज हम लोग ऐड कर सकते थे एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन जो भी है, यहाँ पे आप जो है मेंस के लिए भी क्वेश्चन डेफिनेटली लिख सकते हो। अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो, ठीक है। आप सिंपल सा बोल सकते हो व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी, ठीक है। हाउ डज जीएसटी इम्पैक्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। आराम से 150 वर्ड्स में इसको आप लिख सकते हो, या फिर सीधा सा भी लिख सकते हो। व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ जीएसटी रिजीम, ठीक है। 150 वर्ड्स में लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है ना, मैंने लिखा है कि डिस्कस द बेनिफिट एंड द चैलेंजेस, तो आपको चैलेंज बताने हैं। तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में चैलेंज बताते हो तो साथ के साथ आपको सॉल्यूशन भी बताने पड़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, चैलेंजेस या इश्यूज प्रॉब्लम्स अगर आप बता रहे हो तो उसको आपको वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशन भी बताना रहता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो डेफिनेटली। और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें जो सवाल आपसे पूछे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।